नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं कांग्रेस में मंथन। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चुनाव को ध्यान में रखकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आज देर शाम जारी हो सकती है। वहीं बात अगर की जाए जोबट प्रभारी और खरगोन विधायक रवि जोशी की, तो उनका कहना है कि अभी सीटों पर दो की पैनल तैयार की गई है। इसके साथ ही रैगांव के से कल्पना वर्मा और ऊषा चौधरी का नाम है। इसके साथ ही खास बात यह है कि जोबट और सीट की 2 जोबट सीटों से महेश पटेल और विक्रांत फूरिया का भी नाम पैनल पर भेजा गया है। इसके साथ ही देखने वाली बात यह है कि खंडवा सीट को लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात की जाए खंडवा सीट की, तो खंडवा से मधानता और पूर्व विधायक राजनारायण सिंह और जयश्री ठाकुर का नाम भी भेजा गया है। क्योंकि बात की जाए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की, तो पारिवारिक कारणों के कारण अरुण यादव ने खुद खंडवा सीट से चुनाव लड़ने का मना कर दिया है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो कांग्रेस में मंथन को लेकर है, और क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। घमासान भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। कांग्रेस में किसी प्रकार का घमासान नहीं है। अरुण यादव जी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने पारिवारिक परेशानी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना करा है। अगर पारिवारिक कठिनाई है और मना किया है तो ठीक है। उन्होंने जो दूसरे नाम सुझाए हैं उस पर हमारा सर्वे चल रहा है, मंथन चल रहा है। हम 1-2 दिन के अंदर खंडवा के नाम पे विचार करके जीतने वाले उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे। और अरुण यादव जी ने पार्टी को भरोसा दिलाया कि जो नाम उन्होंने दिए हैं, जिन नामों पे विचार चल रहा है, उस नाम को पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाएंगे और जीता के लेके आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में मंथन की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या है। उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। इसके साथ ही घोषणा के साथ ही सियासी गर्माहट भी अब उपचुनाव की तेज हो गई है। इसके साथ ही चुनाव को ध्यान में रखकर मंथन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो टिकट को लेकर प्रत्याशियों ने भी ताल अब ठोक दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस कितनी तैयारी से उतरती है। प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कमलनाथ दिल्ली में आला कमान से मुलाकात भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज देर रात कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो सकती है। इस पर भी मुहर यहां पर लगाई जा सकती है। जोबट प्रभारी रवि जोशी ने ये बातें यहां पर कही है। इसके साथ ही उन्होंने और भी क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं कि सभी सीटों पर 2-2 की पैनल तैयार कर ली गई है। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जिसमें गुलरेज शेख राष्ट्रीय प्रभारी IT सेल अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा से हमारे साथ में है। इसके साथ ही राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ में है, और कल्पना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पर है। आप सभी का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि राम पांडे जी, टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। चुनाव की तैयारियों में भी कांग्रेस जो है वो जुट चुकी है, ये भी दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरीके से आप जीत के लिए तैयार है? विधानसभा में और 1 लोकसभा में, चारों जगह हमारे पास जमीन से जुड़े कर्मठ सक्रिय लोग हैं। हमें किसी पार्टी से ना तो खरीदने की जरूरत है, न किसी पार्टी से लालच देकर लाने की जरूरत है। हमारे पास स्वयं के क्षेत्र में मेहनत करने वाले तीनों विधानसभा पर और 1 लोकसभा पर हैं। एक जगह हमने घोषित कर भी दिया है। सबसे पहले ये कह रहे थे कांग्रेस कहाँ है, कमलनाथ जी कहाँ है, पूछ रहे थे, तो कमलनाथ जी ने बता दिया कि आप केवल बात कर सकते हो, मुंह चला सकते हो, काम कैसे किया जाता है मुझसे सीखो। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वीपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब ये चुनाव हो जाएंगे, फिर मेन बात तो आएगी ना मुद्दों पर। मुद्दे क्या है इस समय प्रदेश में? महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं। पेट्रोल से, डीजल से, गैस से, किचन के सामान से। लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार से परेशान है। इसका प्रमाण यह है कि आप प्रदेश की किसी भी सड़क पर चले जाइए, आपको उखड़ी हुई मिलेंगी, जर्जर मिलेंगी। आप देखिए छोटी सी बाढ़ में ग्वाली चंबल के जो इन्होंने 17 साल में जो छोटे मोटे पुल बनाए थे सारे बह गए। तो भ्रष्टाचार का प्रमाण तो ये इन्होंने खुद ने ही सामने रख दिया।
घोटाले, आप ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें घोटाला ना हो, चलिए, गरीबों ठीक को है। भी नहीं छोड़ते ये। तो बात यह है, प्रत्याशी चयन होने के बाद इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। जनता त्रस्त है। ठीक है राम जी, पांडे जी। गुलरेज शेख जी। हमारे साथ में है। गुलरेज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही जो है आक्रामकता देखने को मिली और यहाँ पर आप पर हमला भी किया गया कि खरीद फरोख्त की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है अंकुश जी, क्योंकि इन लोगों ने ये बातें, जो उपचुनाव हुआ था और निर्णायक उपचुनाव हुआ था कमलनाथ जी की सरकार के गिरने के बाद, तो ये सब जगह जा जाके उन्होंने पूरे ग्वालियर क्षेत्र में जाके बातें की थी, और लेकिन उन्होंने मुंह की खाई, और यहाँ तक इतनी मुंह की खाई कि जो पहले जो विधायक पंजे के चिन्ह पर लड़े थे वो कुछ हजार वोटों से जीते थे, वो कमल के चिन्ह पर 50-50, 60-60 हजार, 70-70 हजार वोटों के मार्जिन से जीते। तो जनता ने इनको बता दिया कि इनकी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। फिर जहां तक बात है कि कांग्रेस में जो चर्निंग चल रही है, तो अच्छी बात है ना, हर पार्टी को अपने कमर कसना चाहिए, और हमको भी अच्छा लगता है कि यदि विरोधी दल जो है वो अच्छी तैयारी करके मैदान में आए तो हमको भी चुनाव लड़ने में मजा आता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि जिस प्रकार से उनका अरुण यादव जी का ट्वीट पड़ा। देखिए, भले व्यक्ति हैं, राजनीतिक हमसे हमारे ठीक है, उनसे वेवलेंस नहीं मिलती है, बहुत सारे मतभेद होते हैं, लेकिन एक बात है, वो व्यक्ति जो है बुरा आदमी नहीं है, शायद पिछड़े हैं जाति से, इसलिए उनको साइडलाइन किया जा रहा है। वो कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी है, उनको घुटनों पर लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो चीज स्वीकार नहीं की और खुद अपनी इज्जत से हट गए, बेइज्जती उनको स्वीकार नहीं थी। तो अच्छा नहीं लगता किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ ऐसा हो, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी करती रहे, और जहां तक अभी हमारे दोस्त ने कहा था कि जुबान चलाना नहीं, काम करना आता है, तो और इन्होंने अभी तक एक जो उपचुनाव है उसमें विधानसभा का टिकट भी डिक्लेयर कर दिया। तो टिकट डिक्लेयर करने से जीत नहीं होती। मैं राम जी को कहना चाहूंगा, पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने लगभग 200 टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं। ना हमने किया है, ना समाजवादी पार्टी ने किया है, ना प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जो वहीं पर बैठी हुई है प्रभारी बनकर, उन्होंने किया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आम आदमी पार्टी जीत गई, उसको काम करना आता है। तो चुनाव लड़े जाते हैं जमीनी मकसद के साथ, हम ठीक है, जमीन से गुलरेज जुड़े जी। हुए हैं, हमारे लोग जुड़े हुए ठीक हैं, है। और हम जीतेंगे। ठीक है, लेकिन तैयारियों में यहाँ पर जुटी है कांग्रेस, ये तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी इस बार थोड़ी सी पीछे दिखाई दे रही है। बीजेपी की कोई भी तैयारी निकलकर सामने नहीं आई है। बीजेपी क्या कर रही है इसमें? नहीं, अभी तक तो स्वदेश पर वो सारे मीडिया चैनल्स में मैं रोज ही इस बात पर डिबेट कर रहा था कि ये रैलियां क्यों निकल रही हैं, मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं, आपके मिनिस्टर्स क्यों जा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर क्यों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और आज आप लोग पूछ रहे हो कि हमारी तैयारी नहीं है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राउंड द क्लॉक चुनाव लड़ने के लिए संगठनात्मक रूप से रेडी रहती है। हमको आप बोलोगे सुबह चुनाव है तो हम लड़ भी लेंगे और जीत भी लेंगे, इतने तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल्पना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर है। कल्पना जी, ये तो चलिए पार्टियों की बात हो गई है, कांग्रेस से बात कर ली, बीजेपी से बात कर ली। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार मंथन में जुटी हुई है, क्या परिणाम इसके निकल सकते हैं? दोनों ही पार्टियां इस समय अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि चुनावी जो आपसी जो खींचातान है उसको किसी तरह से शांत कर लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस समय इस समय अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर सारी सीटों में अभी तो स्थिति है कि 2-2, 3-3 ऐसे दावेदार अपने आप को साबित करने में लगे हैं कि नहीं, ये सीट पे हम अगर चुनाव लड़ते। सुलोचना जिस तरह से कल बीजेपी में शामिल हो गई, कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति दोनों ही पार्टियों में है। बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि आदिवासी को रिझाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये साबित जरूर करती है कि अभी स्थितियां इतनी जल्दी समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। अरुण यादव ने भले ही राजनीतिक कारणों से कह दिया हो कि वो मतलब पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी खींचातान है वो जरूर दिखाई देती है। निर्दलीय जो विधायक शेरा सिंह है, वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को टिकट मिले। वो कहीं ना कहीं जो वहाँ के राजनीतिक जो परिदृश्य में बात जिस तरह से सामने आ रही है, वो इतनी आसानी से सुलझती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां पनपी हैं, ये जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाता है उसके बाद वहां की क्या स्थिति बनती है, अब चिंतन मनन उस पर जारी है। कोशिश की जा रही है जो नाराज है वहां के दावेदार, उनको मनाया जाए, पहले से ही उनको सेट कर लिया जाए, क्योंकि अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है कि किसको कहां पे टिकट मिलना है। उस बीच
घमासान है, और यदि डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद क्या स्थिति बनती है, वहाँ जो दावेदार जो अपने आप को बता रहे हैं वो किस तरह से उनको मनाने की कवायद जारी रहेगी। ये दोनों ही पार्टियां, बीजेपी में तो देखिए संगठन जिस तरह से काम करता है, वहां अगर नाराजगी भी होती है तो वो सामने नहीं आती, मंच मतलब आप खुलेआम अपनी बात नहीं रख पाते, आपको संगठन के पास जाके बात करनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के साथ दूसरी स्थिति होती है कि वो खुलकर सामने आते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं, मीडिया के सामने बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरह से अपने खेमे को मनाने की कोशिश कर रही है। वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंशुल जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कल्पना शर्मा जी। और जो स्थिति बिल्कुल जो दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर, वो भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर की है। राम पांडे जी, जिस तरीके से बात अभी यहाँ पर की कल्पना शर्मा जी ने, कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि कांग्रेस के सामने दूसरी स्थिति होती है, जो विरोध यहाँ पर होता है या कुछ भी होता है तो वो साफ तौर पर, सीधे तौर पर सामने आता है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सही नहीं होता है मीडिया में एक तरीके से सारी चीजें सामने आ जाना, विरोध अगर हो रहा है या जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? जी ने कहा है कि मेरी उम्र 46 साल है, पार्टी ने मुझे खंडवा से 4 बार सांसद का टिकट दिया, पार्टी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया, पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, तो उन्हें तो कोई शिकायत है ही नहीं अरुण यादव जी को। वो तो पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो संतुष्टि की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी अरुण यादव जी की तारीफ कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अरुण यादव जी की तारीफ की है। मैं तो इनसे कहूंगा, देखो आपकी तरफ से भी वो अच्छे हैं, हमारी तरफ से भी अच्छे हैं, आप अपनी पार्टी में बात कर लीजिए, हम अरुण यादव जी को मना लेंगे, आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लीजिए कि हम खंडवा से अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरुण यादव जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जहां तक उपचुनाव की बात है, सबसे आखिरी चुनाव दमोह का हुआ था। दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधायक, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब वहां पड़े हुए थे और बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की थी। दमोह का लेटेस्ट चुनाव हुआ था, आपने देख लिया। उसके पहले जो चुनाव हुए थे, इनके कई मंत्री हारे थे। इमरती देवी जो 60,000 से जीती थी, वो उस चुनाव को हार गई थी। ऐदल सिंह कंसाना मंत्री हार गए थे, गिरिराज दंडोतिया मंत्री हार गए थे, कई इनके मंत्री हार गए थे। और लेटेस्ट जो उदाहरण है वो दमोह उपचुनाव का है। हमारी तैयारियां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास लड़ने वालों की कमी नहीं है, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये वंशवाद के बड़े विरोधी हैं। आप देखिए, चारों सीटों पर वंशवादियों का नाम चल रहा है, चाहे खंडवा से चौहान का चल रहा हो, रैगांव से बागड़ी का चल रहा हो, पृथ्वीपुर से नायक का चल रहा हो, और जोबट से किसका नाम चल रहा है, खरीदे हुए का, या 2018 में जो इनके विरोध में भी लड़ चुका है। विशाल रावत 2018 में निर्दलीय लड़ चुका है, सुलोचना रावत का बेटा, इनके विरोध में भी, हमारे विरोध में भी। अब वो इनकी पार्टी से लड़ेगा, मतलब वहां जोबट में इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो उसकी चप्पल उठाएंगे, वो उसकी दरी उठाएंगे। खंडवा लोकसभा में भी ये देख रहे हैं कि कैसे भी हमारे पास तो कोई है नहीं ढंग का, क्योंकि अर्चना चिटनिस कह रही हैं मैं हर्ष चौहान को नहीं लड़ने दूंगी, और भी वहां जो दूसरे नेता हैं वो हर्ष चौहान का विरोध कर रहे हैं। तो जूतम पैजार खंडवा में इनके पे चल रही है, इसलिए ये कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे हैं उनके ऊपर ये लार टपका रहे हैं। और फाइनली जो चुनाव होगा, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचारी पर, इनके झूठे घोषणाओं पर, चलिए गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए गुलरेज जी। अरुण यादव जी के विषय में वैसी ही बातें कुछ महीनों पहले ये करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विषय में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इतने ही अच्छे हैं तो उनको चुनाव लड़ा लो बीजेपी से, और अब उनको गालियां देते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत कुछ कह दिया मैंने, इससे ज्यादा मुझसे कुछ कहलवाए भी मत आप। एनीवेज, अरुण यादव जी इनसे खुश नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि उनके सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जहां तक बात है कि जूते उठाने की और किस उम्मीदवार का जूता उठाएगा बीजेपी का कार्यकर्ता, तो बीजेपी का कार्यकर्ता किसी उम्मीदवार के नहीं, कमल के चिन्ह की और कमल के जो ध्वज है उसके जूते उठाता है। वो फिर गुलरेज शेख के हाथ में हो या किसी और के हाथ में हो, जिसके पास हमारा निशान है हम उसके पीछे खड़े हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होता। जहां तक ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, देखिए हमारे पास कैंडिडेट का बुके और गैलेक्सी ऑफ कैंडिडेट्स है, और जो हम जब नाम घोषित होंगे तो आपको दिखेगा। और एक थोड़ा सा मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब नितिन गडकरी जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आया था
तब भी ये चौंक गए थे। तो हमारे पीछे जो आशीर्वाद के हाथ है ना, वो इनको दिखते नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं बहकी बहकी सी। बिल्कुल राम पांडे जी, आपके सवालों का आशीर्वाद का और जनता को जागरूक करने का हाथ हमारे पास है। हाथ का पंजा है कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है जब तक कांग्रेस है। जनता को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आपके साथ है। कांग्रेस आपकी लड़ाई लड़ेगी। ये हाथ का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस के पास है। हाथ की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। आप लोग तो मारने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने तो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। 8 किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी और केंद्रीय मंत्री कहता है सुधर जाओ वरना 2 मिनट में सुधार दूंगा। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं लक्ष्य लेकर जाओ, किसानों को फोड़ दो, जेल चले जाओगे, जमानत मैं करा लूंगा। इनके अधिकारी कहते हैं किसानों के सर फोड़ दो, किसानों के सर फोड़ दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस हाथ के साथ हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ी हुई है, किसानों के साथ खड़ी हुई है, नौजवानों के साथ खड़ी हुई है, देश के साथ खड़ी हुई है। ठीक है गुलरेज जी। देखिए वहां पर तो जुडिशियल जांच बैठ चुकी है, तो जो भी है वो तो दूध का दूध और पानी का पानी उत्तर प्रदेश में बाहर आएगा। लेकिन मुझे 45 लाख देने की घोषणा कर दी आपने। अरे सुन, इसका मतलब आप गलत थे। आपने गाड़ी चढ़ाई थी, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी, नहीं तो 45 लाख रुपए सरकारी नौकरी देने की घोषणा नहीं होगी। आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपके मंत्री के बेटे ने मंत्री के कहने पर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। 8 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। अभी तक तो ये सुनने में आता था कि पुलिस की गोली से किसान मरे, अब भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों से कुचल कर किसान मर रहे हैं। बेटा है वो उस बात की बात ही नहीं करता। मतलब इनको बिल्डर वाले भी एक्सेप्टेबल है, हर कोई एक्सेप्टेबल है जो कि बीजेपी का विरोधी हो। थोड़ा 45 लाख क्यों दे रहे हो बिल्डर वाले? चलिए ठीक है राम पांडे जी, सरकारी नौकरी क्यों दी जा रही है? ठीक है राम पांडे जी। 45 लाख सरकारी नौकरी बिल्डर वाले को क्यों दी जा रही है? देशद्रोही बिल्डर वाले के समर्थकों को आप सरकारी नौकरी और 45 लाख रुपए दे रहे हो। ठीक है राम पांडे जी, चरित्र हमेशा आपका सामने आता है। राम पांडे जी बिल्डर वाले ठीक है गुलरेज जी बिल्डर वाले का फोटो लगा ठीक है गाड़ी फोड़ रहा था। गुलरेज जी हमारा मुद्दा अभी हमारा वो नहीं है जहां पर आप लेके जा रहे हैं। टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या मंथन कर रही है इस पर हम बात कर रहे हैं। राम पांडे जी आपसे भी निवेदन कर रही हूँ कि मुद्दे पर ही रहे, विषय को ना भटकाएं। ठीक, गुलरेज जी आप कुछ कह रहे थे जी, इसी मुद्दे को लेकर बोलिएगा। लेकिन देखिए जहां तक बीजेपी की बात है ना, बीजेपी के पास तो कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं और ग्राउंड लेवल के होते हैं, तभी हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। और अभी निष्पक्ष बात करें तो हम दोनों अपनी अपनी पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में जो वरिष्ठ पत्रकार महोदया बैठी है, उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी में तो कैडर चुनाव लड़ता है, जिसको टिकट दिया जाता है वो व्यक्ति नहीं कैडर होता, उसके पीछे सब खड़े हो जाते हैं। तो असली समस्या कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को अपनी समस्याएं निपटानी हो, ये बोलते चुनाव लड़ लेंगे। अरे भैया पहले आपस में तो लड़ लो। G23 फूलता जा रहा है, एक्सपांड होता जा रहा है, बात कर रहे हो। कांग्रेस लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि महंगाई इस समय बड़ा मुद्दा है, महंगाई को लेकर भी ये जो चुनाव है वो लड़ना चाहिए। आपके मुद्दे क्या होंगे? ये तो मैंने चलिए डिबेट की शुरुआत में ही क्लियर कर लिया कि आपके मुद्दे क्या होंगे, किस तरीके से काम करेंगे। बीजेपी किन मुद्दों पर बात करेगी? महंगाई के मुद्दों पर बात करेगी या किन मुद्दों के ऊपर बात करेगी और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएगी? देखिए मैडम, हमारे जो मुद्दे हैं बड़े स्पष्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, लोगों का मेन स्ट्रीमाइजेशन हुआ, जो हम चाहे हम डिजिटल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हुआ, चाहे उज्ज्वला के चूल्हे दिए जा रहे हैं, चाहे किसानों के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, चाहे उन्नत बीजों के लिए काम चल रहा है। ये सभी जो विकास के मुद्दे होते हैं वही भाजपा के मुद्दे होते हैं। बाकी इधर उधर के मुद्दे तो कांग्रेस ढूंढती है और फिर जो ये हाथ इनके पीछे पड़ा हुआ है वो इनके गल पे आ जाता है जनता का। राम पांडे जी जी इन्होंने कहा कि हमारा कैडर मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, जिस घर में जाते हैं उसी घर की माता बहनें कहती है भैया 1000 का सिलेंडर हो गया है, इसको सस्ता तो करा दो। जिस घर में जाते हैं उस घर का युवा कहता है भैया कैसे इंटरव्यू देने के जाऊं, 110 का पेट्रोल हो गया है, इसको सस्ता करा दो। किसान के घर में जाते हैं, वो कहता है भैया डीजल महंगा हो गया है, लागत डबल हो गई है। मतलब घर घर जा रहे हैं, सारी जानकारी है, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। चलिए इनसे
बड़ा निकम्मा नकारा कौन होगा, जान इनसे लेते बड़ा हैं। निठल्ला कौन होगा? जान लेते सारी हैं। जानकारी है फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जान लेते राम पांडे जी, लेकिन आती हूँ गुलरेज जी आपके पास भी। कल्पना शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी एक टिप्पणी अंतिम ले लेंगे। कल्पना जी, दोनों ही पार्टियां जो है वो अपने अपने मुद्दों को लेकर स्पष्ट हैं। भाजपा कह रही है कि विकास के जितने भी मुद्दे होंगे वही भाजपा के मुद्दे होंगे, महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा शुरू से कांग्रेस का था वही रहेगा। आपको क्या लगता है जनता किसे इस बार एक्सेप्ट करेगी? देखिए, चुनाव ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज जरूर है, जनता जिस तरह से अभी चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के बाद सत्ता से आउट हुई थी, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक टूट करके जिस तरह से शामिल हुए, बीजेपी की फिर से सरकार बना ली, कहीं ना कहीं ये विषय जनता के मन में जरूर रहता है कि एक उनको स्थायित्व सरकार की आवश्यकता होती है। उपचुनाव से बहुत ज्यादा असर तो पड़ना नहीं है, स्थानीय मुद्दे वहां पर हावी रहेंगे, लेकिन एक चीज जरूर है, जिस तरह से पार्टियां दल बदल की राजनीति करती हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है, वो कहीं ना कहीं उस राजनीति का एक नया चेहरा सामने लाता है। ऐसी स्थिति में इस समय जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उसमें जब वोटर वोट करने जाएगा तो वो जरूर इन सारी चीजों को देखेगा। जो दल इधर से उधर जो आखिरी मोमेंट में जो चेंज हो जाते हैं, पार्टियां बदल लेते हैं, उसको वोट करते समय जरूर एक बार सोचना आवश्यक है कि क्या राजनीतिक उसमें इस तरह से बदलाव लाना, इस तरह से अपनी पार्टियों को बदल देना, या अपने हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जिस तरह से वो पार्टियां बदल लेते हैं, ये सारी चीजें जरूर मैं समझती हूँ कि इस बार चुनाव के समय ध्यान रखेगा जो वहां का वोटर है वो जरूर ध्यान रखेगा। ये सारी विषय, महंगाई एक बहुत बड़ा विषय रहेगा, लेकिन उसमें देखने की बात यह है कि कांग्रेस उन सारे मुद्दों को किस तरह से सामने रखती है। अगर आपसी लड़ाई से आगे निकलकर वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसको घेरने के बहुत सारे विषय होते हैं। कांग्रेस, बीजेपी के पास कांग्रेस के लिए कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के वो वहाँ के जो जमीनी जो लोग हैं जो वहां तक जाकर अपनी बात रखे। लेकिन फिर वही विषय आता है कि आखिर कौन वो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे, क्योंकि बीजेपी अपने पूरे कैडर को छोटे से चुनाव में उतार देती है। यहाँ ये देखना है कि कांग्रेस किस तरह से सामने आती है, उनके कौन कौन से बड़े बड़े कद्दावर नेता क्षेत्र में जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं, ये सारे विषय देखने के होंगे। बहुत दिलचस्प ये चुनाव है। बिल्कुल कल्पना शर्मा जी, यहाँ पर हमारे साथ गुलरेज शेख पहले कुछ बोल रहे थे जी, आप बोलिए। देखिए, जनता के बीच सतत संवाद आवश्यक होता है और हमारा है, और जनता ये समझ रही है कि कुछ चीजें हैं कोरोना के बाद जिस प्रकार से मेजर्स लेना पड़े उसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन जनता को दूसरी बहुत सारी जगहों पर सहूलियत भी मिलती है। कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कम से कम जो गरीब वर्ग है उसको डेफिनेटली सहयोग करता है। इसीलिए जनता के आशीर्वाद हमारे लिए उठते हैं, हमारे राज तिलक करने के लिए। तो जनता से संवाद है, कार्यकर्ता मुस्तैद है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव में तनिक की समस्या आनी है। और जहां तक अभी बात हो रही थी कि जिन लोगों ने दल बदला, तो जब लोग दल इसलिए बदलते हैं कि जनहित के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और एक निकम्मी सरकार को हटाने के लिए, तो जनता उनको जो है ना वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह प्यार करती है, और हमने उपचुनाव में देख ली वो चीज। चलिए गुलरेज जी, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। राम पांडे जी, आपका भी चलिए आपसे एक अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में दीजिएगा, समय क्योंकि हो चुका है, लेकिन फिर भी आपसे अंतिम टिप्पणी मैं भी दूंगा मैडम जी। देखिए, ये टोटल 26,000 घोषणाएं कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब 100 घोषणाएं ये चारों चुनाव क्षेत्र में कर चुके हैं। 100 घोषणाएं जो खंडवा में, ठीक है गुलरेज जी, आपके पास भी आएंगे। गाँव में 100 घोषणाएं जोईमठ में, और जो भी लोग आते जाते हैं वो मंत्री पद के लिए जाते हैं। कांग्रेस से जितने भी गए सब मंत्री बनने के लिए गए, सारे के सारे को इन्होंने मंत्री बनाया था। सिंधिया गए, केंद्रीय मंत्री बनाया, राज्यसभा भेजा। तो जो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो केवल लालच के लिए जा रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें पार्टी से, जनता से, देश से प्रेम नहीं है। सब मंत्री बनने के लिए, ठीक है राम पांडे जी, ठीक है, लालच के लिए जा रहे हैं तो बीजेपी उनका लालच पूरा कर रही है। सुधार नहीं करना होता जनहित में, एक भी कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं गया है, सारे मंत्री बनने के लिए गए। एक का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनने के लिए गया हो। एक का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनने के लिए गया हो। सारे मंत्री केंद्रीय मंत्री बनने के लिए गए, राज्यपाल बनने के लिए गए। चलिए ठीक है, 35 करोड़ ठीक है, ठीक है, देखना पसंद नहीं करे। ठीक है राम पांडे जी, आपकी टिप्पणी ले ली। गुलरेज जी,
आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं उससे नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो बताइए। देखिए जितने भी लोग वहां संक्षिप्त अरे ये में क्या बताइएगा। 26,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। पास आए ये थे फिर घोषणाएं कर देंगे, लेकिन अभी ये 30 सेकंड में 30 घोषणाएं कर देंगे। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपकी टिप्पणी लेनी चाहिए, समय हो चुका है आप सभी का। ठीक है ठीक है, को ढाकर आए हैं वो लोग। टिप्पणी चलिए ठीक है। गुलरेज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, राम पंडित जी और कल्पना शर्मा आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चुनाव को ध्यान में रखकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम में अंतिम मोहर भी यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन भाजपा ने किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की है, भाजपा क्या करती है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल नहीं किए हैं। अब आगे क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।